नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीबॉडी। ये एक ऑनलाइन फ्री सेशन है आप सबके लिए डॉक्टर के साथ। अपॉइंटमेंट लेना, उसके लिए ट्रैवलिंग, फिर ट्रीटमेंट और हमारे ऊपर उसका सॉल्यूशन बहुत टाइम लेता है ना। आपका टाइम बचाने के लिए हम आए हैं डॉक्टर मैडम जी के साथ, जिनका नाम है डॉक्टर सुजल पाटिल। हेलो डॉक्टर, मैं ऑडिबल हूँ? Hello. Yes, you are audible. Uh, I hope I am audible. Good evening, everybody. Good evening, doctor. Yes, you're completely audible. Yes. ट्रीटमेंट तो बहुत सारे लेने हैं और मेरे पास क्वेश्चंस भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो झट से मैं आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। मैडम जी, मुझे ये बात पूछनी थी, त्रया नेचुरल हेल्थ केयर गोवा सेंटर में है, राइट? Right. योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसका काउंसलिंग आप करते हैं। यू आर अ मेडिकल ऑफिसर ओवर देयर। Right. फर्टिलिटी दोस्त आपका जाना पहचाना नाम है, और इनको आयुर विशारद, यानी कि हमारे यहाँ पे पीएचडी बहुत जाना पहचाना नाम है, वही आयुर्वेद में आयुर विशारद जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स अब हम डॉक्टर जी के साथ बात जैसे करने वाले हैं, वैसे बहुत सारे टॉक शोज में ये अपनी अपना मतलब जो भी ज्ञान है वो आप तक पहुंचाने के लिए टाइम निकाल कर हमारे साथ आई हैं। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सुजल मैडम। शी इज अ सक्सेसफुल SBEBA, यानी कि साइंस बेस्ड एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद प्रैक्टिशनर। ओके, तो ये बहुत सारे ऐसे डिग्रीज हैं जिनके बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है। तो बिना टाइम लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, गल्फ के सारे दोस्तों, भारत के हमारे सारे दोस्तों के लिए ये एक फ्री सेवा कह सकते हैं। ये बहुत प्रेशियस सेवा है, बहुत ही मूल्यवान जो कहते हैं, ये हमको मिला है। तो आपको मैं थैंक यू, मैं वैद्य बोलना चाहूंगी, डॉक्टर बोलने से अच्छा है वैद्य सुजल पाटिल जी को वेरी मच वार्म वार्म वेलकम मैडम। Thank you very much, Vaibhavi ji. Thank you very much for having me here today. आपका भी धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मैडम, पहले आपको पूछना चाहूंगी, ये आयुर्वेद है क्या और आज का टॉपिक हमारा होगा क्या? आयुर्वेद भारतीय जीवन शैली पद्धति है। पहले तो चिकित्सा पद्धति से पहले ये हमारी जीवन शैली की पद्धति है। और जैसे कि एलोपैथी की पढ़ाई सिखाई जाती है कॉलेजेस में, वैसे ही अभी पहले गुरुकुल पद्धति में ये पढ़ाई जाती थी, लेकिन अभी उसी प्रकार से कॉलेजेस में ये 5.5 ईयर की कोर्स होती है। उसके बाद स्पेशलाइजेशंस होती है, MD और PhD भी। आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का विज्ञान, जो आपको जीवन कैसे बिताना है ये सिखाता है। क्या खाना है, कैसे रहना है, कब सोना है, ये सब जानकारी देता है, ताकि आपका प्रिवेंशन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पैथोलॉजी और डिजीज हो पाए। और अगर फिर भी आपको कोई डिजीज या फिर रोग हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसका विस्तृत वर्णन आयुर्वेद में है। आज का हमारा टॉपिक है स्किन डिजीजेस के बारे में, त्वचा विकार। तो त्वचा को आयुर्वेद ने भी बहुत महत्वपूर्ण दिया है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। आयुर्वेद में इसका अनन्य साधारण महत्व इसलिए है क्योंकि हम और कोई भी जब व्याधि की चिकित्सा करते हैं तो हम त्वचा का एग्जामिनेशन बहुत डिटेल्स में करते हैं। और जब त्वचा विकार का एग्जामिनेशन भी हम करते हैं तब तो त्वचा के एग्जामिनेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वैसे भी प्राप्त हो जाती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉमन स्किन डिजीजेस and what is the management protocol according to Ayurveda.
ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन रादर हमारे हमारी शुरुआत है। कहना चाहेंगे तो आयु का मतलब हमारा एज होता है और वेद का मतलब साइंस। तो हमारी एज को सेफ और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये एक साइंस है जिसको हम रूट बुला सकते हैं। तो ये राइट। वाला साइंस हमको बताने सुजल मैडम जी आई हैं। तो जल्दी से आपका फोन उठाइए और लाइव सेशन चल रहा है, तो आपको जो भी क्वेश्चंस है, आपका नाम वगैरह कुछ भी बताया नहीं जाएगा। अगर आपको थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस भी करने हो तो आप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, तो आप जल्दी से वो नंबर स्क्रीन पे देख लीजिएगा और आपका क्वेश्चन आपके डॉक्टर से जल्दी से पूछ लीजिएगा। ये अब कहने के लिए अभी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे आया है मैडम। स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन बताया आपने। तो स्किन का सबसे बहुत बड़ा अभी जो चल रहा है पोल्यूशन और कंटिन्यूअसली लेड रिलीज की वजह से, और बहुत सारे टेम्परेचर चेंजेस की वजह से बहुत सारे लोगों को ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम इचनेस या फिर वो नर्वसनेस मिलता है ना हम लोगों को, कि जिसको हम बोलते हैं कि एक कुछ स्किन में हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसका हम नाम कहते हैं सोरासिस। तो ये एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोरासिस एंड हाउ डू आई टैकल ओवर इट। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमको मिला है। तो मैडम, ओवर टू यू। Psoriasis is a skin issue, but more than that, ये systemic issue है। स्किन के ऊपर ये दिखता है, लेकिन जब हम आयुर्वेद के विचार से इसको देखें तो ये अंदर की बीमारी है। ये दिखती है स्किन के ऊपर, लेकिन हमको वो अप्रोच जब हम करते हैं तो एक फुल बॉडी की बीमारी की तरह हमको उसको ट्रीट करना होता है। इसमें क्या होता है कि आपके स्किन के ऊपर सिल्वर स्केली पैचेस फॉर्म हो जाते हैं, जो कभी ड्राई या फिर कभी थिन सिक्रीशंस उसमें से आते हैं। बहुत ईचिंग होती है पेशेंट को, कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी होता है, एंड द पेशेंट सफर्स अ लॉट। As you can see on the screen, there is a lot of dryness in the initial stages, a lot of burning, itching is there. The patient is very irritated because itching बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट्स में, और ये स्केली पैचेस कभी कभी उनका मतलब जो स्केलिंग है वो स्केलिंग होता है, स्किन कम्स ऑफ आउट पीलिंग फ्रॉम द व्हेन यू स्क्रैच इट। सो स्किन के छोटे छोटे टुकड़े या फिर स्केल्स निकल के आते हैं। दिस इज नोन एज सोरियासिस। तो ये माना जाता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या फिर इडियोपैथिक है। इसका सही से मॉडर्न मेडिसिन में, मॉडर्न कन्वेंशनल मेडिसिन में कोई कॉज उन्होंने बताया नहीं है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें इसको, तो हम जो भी त्वचा के विकार या फिर कोई भी डिजीज जब हम सोचते हैं तो हमको त्रिदोषों के बारे में सोचना होता है, वात पित्त और कफ। ये हमारे फिजियोलॉजी के बेसिक एंटिटीज है, त्रिदोष। तो जब हम इनके बारे में सोचते हैं और सोरियासिस के बारे में सोचते हैं, तो मेनली इसमें वात पित्त प्रिडोमिनेंस आ जाता है, कभी कभी त्रिदोष प्रिडोमिनेंस आ जाता है, और उस हिसाब से चिकित्सा करनी होती है। तो शोधन शोधन यानी कि बॉडी का प्यूरिफिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आम जिसको बोलते हैं, आम यानी कि इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, जो कि डीप रूटेड होता है। हम बोल रहे हैं कि सोरियासिस एक स्किन लेवल का डिजीज है, लेकिन अंदर से मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन अंदर से ब्लड में, सीरम में, पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। उसको पहले कम करना पड़ता है हमको मेडिसिन से, और उसके बाद में स्किन लेवल के ऊपर इंटरनली एक्सटर्नली जो भी हम हर्ब्स यूज़ करें या फिर जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करें हर्ब्स का, ये हमको देना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म के लिए सिंगल ड्रग्स यूज़ करने होते हैं। इसमें बहुत सारे नीम जैसे, या फिर अभी ब्लड प्यूरिफिकेटरी त्रिफला, मोरिंगा, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। पेशेंट को देख के उस हिसाब से हमको उनको सजेस्ट करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि ये फिर से ना हो। शुरुआती में स्टेजेस में ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन जैसे ये क्रॉनिक होते जाता है तो इसको कम्प्लीटली ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल है।
ओके, मतलब इन द सेंस इसको थोड़ा टाइम लगेगा और हमको रूट से पता करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग यस, कहाँ से होती है? यस। और बहुत सारे केसेस में इसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक पेशेंट्स को बहुत सारे मेंटल स्ट्रेसर्स से गुजरे हुए होते हैं, तो वो भी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो उस हिसाब से भी हमको उनको ट्रीट करना पड़ता है। ओके, इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे बूस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इज एक्जिमा कॉमन इन गर्ल्स, हाउ कैन दिस बी प्रिवेंटेड? तो ये नेक्स्ट पार्ट है, अभी सोरासिस ये पहला वाला हो गया हमारा, और एक स्किन का मतलब बोल सकते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम अभी होते जा रहा है जिसका नाम एक्जिमा है, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। यस, एक्जिमा इज अगेन अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसमें 2 टाइप्स है, ड्राई एक्जिमा होता है और वेट एक्जिमा होता है। ड्राई एक्जिमा में प्रिडोमिनेंटली पेशेंट को अगेन ड्राई रैशेस होते हैं, और कभी-कभी उससे वेरी थिन सिक्रीशंस निकल के आते हैं, और इसमें ईचिंग बहुत प्रिडोमिनेंट होता है ड्राई एक्जिमा में, और बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस ईचिंग एंड स्क्रैचिंग वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है पेशेंट को। वेट एक्जिमा में वहाँ से बहुत ही थिक सिक्रीशंस निकल के आते हैं। You can see this reddish patches and they are very very itchy. Okay, so this is a dry form. Sometimes it is wet, जहाँ से बहुत सारे secretions, thin थिक सिक्रीशंस निकल के आते हैं। तो इसमें आयुर्वेद के अनुसार वात कफ जो डोमिनेंस होता है, कभी कभी पित्त के डोमिनेंस के वजह से बर्निंग सेंसेशन वगैरह भी हो सकता है, तो उस हिसाब से पेशेंट की हिस्ट्री हमको जान के कौन सा दोष इसमें इन्वॉल्व है ये देख के हमको चिकित्सा करनी होती है। एक्जिमा बहुत अच्छे से आयुर्वेद से ट्रीट हो सकता है। इन पेशेंट्स में बहुत बार हमको ये हिस्ट्री मिलती है कि उनके डाइट में बहुत सारी फॉल्टी प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि बहुत अति मात्रा में नॉनवेज खाना अगर आपको सूट नहीं करता है, आप पचा नहीं पा रहे हो रेड मीट, या फिर बहुत सारा फिश या फिर सी फूड। अभी गल्फ एरिया में वहाँ पे मीट कंजम्पशन बाय सम कम्युनिटीज इज ऑन द हायर साइड, क्योंकि फ्रेश प्रोड्यूस जो है वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स का इतना इजीली अवेलेबल नहीं रहता है, तो दे रिजॉर्ट ऑन ईटिंग हैविंग द प्रोटीन थ्रू मीट और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस। लेकिन कई सारे लोगों को ये सूट नहीं हो पाता, तो उन उन लोगों को ये हो सकता है। सेकेंड इज लैक ऑफ हाइजीन, मतलब आप रोज के रोज अगर नहाते नहीं हैं, या फिर आपको बहुत स्वेटिंग है और यू आर नॉट cleaning yourself, if there is a lot of dry skin formation, then this kind of issues you see in them being very common because of humidity. आप अगर किसी फैक्ट्री में काम के लिए हैं जहाँ पे आप बहुत पसीना आ रहा है आपको, और आपके आप बॉडी सूट पहने हुए हैं, या फिर आप कंप्लीटली वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पे, स्वेट जो है वो वैसे ही बॉडी के ऊपर जमा हुआ रहता है, और डस्ट है वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें एनवायरमेंटल, फिजिकल, हाइजीनिकल, ये सब चीज़ें, और बाद में आप डाइट में ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो हैवी है डाइजेशन के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत खा रहे हैं समझो, या फिर इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस, जैसे कि दूध के साथ फ्रूट्स खा रहे हो, दूध के साथ नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हो, तो ये इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस है, ये दीज आर नॉट गुड फूड कॉम्बिनेशंस। तो एक दो बार ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आपको आदत है हमेशा ऐसा करने की, बार बार ऐसा करने की, तो फिर आपको ये इस प्रकार के स्किन डिजीजेस जो आपका ब्लड जो है वो पोल्यूट कर देते हैं, इसमें ब्लड हमारा जो है वो बहुत इम्प्योर हो जाता है, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो नीम से करा सकते हैं हम लोग इंटरनली। नीम बहुत फ़ायदेमंद होता है इसमें, उसके साथ त्रिफला और बहुत सारे हरिद्रा है, मतलब टर्मरिक है, और भी बहुत सारे मेडिसिन है। ये बहुत कॉमन चीज़ें मैं बता रही हूँ ताकि लोग समझ पाए, और आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो बताई गई हैं। और एक्सटर्नल वॉश के लिए त्रिफला का काढ़ा करके उसको धोना, या फिर टर्मरिक का काढ़ा करके धोना, तो ये सब बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, एक ऐसा मतलब एक कस्टमर से पर्सनल क्वेश्चन आपको था कि ओके।
अगर सच्ची में स्किन को अच्छा रखना हो तो हमको कितने घंटे के लिए सोना चाहिए या फिर कब सोना चाहिए? ऐसे बहुत बार होता है कि सोते वक्त हम मोबाइल देखते देखते कब सो जाते हैं, कभी सोना नहीं होता, इंसोम्निया बहुत बार हो जाता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा डाइट और हमारी नींद अच्छी रहे और हमारी स्किन अच्छी रहे? स्किन के लिए स्पेशली नींद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, स्लीपलेसनेस जो है या फिर डिस्टर्ब्ड स्लीप जो है, वो बहुत सारे पेशेंट्स में हम कॉमनली देखते हैं जिनको स्किन के इश्यूज होते हैं। फॉरगेट अबाउट स्किन इश्यूज, कई बार कई पेशेंट्स की स्किन डल दिखाई देती है, डिहाइड्रेटेड दिखाई देती है, या फिर एकदम प्री मैच्योर एजिंग जिसको बोलते हैं, स्केलिंग, रिंकलिंग ऑफ स्किन, ये कई सारे लोगों में बहुत अर्ली स्टेज में ही आ जाता है, उनके 30s में, अर्ली 40s में, जबकि उनकी इतनी उम्र होती नहीं है। उसमें जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो हमको पता चलता है कि इनको स्लीप इश्यूज है। एक तो उनको खुद ही नींद नहीं आती है, या फिर सेकेंडली वो आती है नींद लेकिन वो टाइम पे सोते नहीं है, या फिर उनकी नींद पूरी नहीं होती है। जो भी रीज़न हो, उनके खुद के वजह से वो खुद ऐसा कर रहे हो, या फिर वो अपने आप से उनकी ड्यूटी की वजह से, या फिर वर्क शेड्यूल की वजह से, या फिर नाइट ड्यूटीज़ होती हैं कई बार लोगों को, इस वजह से हो सकता है। तो ऐसे लोगों में उनकी इम्यूनिटी के ऊपर इसका सीधा असर होता है। तो ऐसे लोगों को ऑटो इम्यून जो डिजीजेस होती हैं, स्पेशली स्किन डिजीजेस, वो हो सकती है। इम्यूनिटी लो होने के वजह से ये इन्फेक्शन के लिए भी प्रोन हो जाते हैं। मतलब इन लोगों में स्किन इन्फेक्शंस बहुत इजीली हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो या फिर फंगल स्किन इन्फेक्शंस हो, उनमें बहुत इजीली हो जाते हैं। तो अगर आपको, या फिर एलर्जीज, एलर्जीज भी बहुत सारे लोगों में, स्किन की एलर्जीज, अटोपिक डर्मेटाइटिस हो, या फिर उनको कपड़ों की एलर्जी होती है, या फिर मेटलिक एलर्जी होती है। एलर्जीज ऑटो इम्यून में आ जाते हैं, मतलब आपकी इम्यूनिटी में कुछ गड़बड़ है, इम्यून रिस्पॉन्स में। तो ऐसे लोगों में नींद ठीक करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नींद कितनी, नॉर्मल नींद कितनी होनी चाहिए? हम बोलते हैं कि 7 to 8 hours फॉर एडल्ट्स इज अ गुड ड्यूरेशन, लेकिन व्हेन इज द राइट टाइम टू गो टू स्लीप? तो व्हाट वी से इज अर्लियर, टेक योर डिनर अ लिटिल अर्ली। सो 7:30, हम लोग जब बताते हैं तो यूजुअली तो सनसेट के टाइम को डिनर बोला गया है आयुर्वेद में, लेकिन आज के हेक्टिक वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 7:30 8 o'clock तक आप अपना खाना खाइए, और उसके 2 घंटे के बाद आप सो जाइए। यू हैव टू कीप अ मिनिमम गैप ऑफ 2 hours इन बिटवीन before sleeping, so that directly after eating you should not sleep. Some people eat and then they go to bed. That is a very bad practice. So what happens is, आप अगर 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे खाओगे, तो आपकी नींद, आपको नींद भी बहुत लेट आएगी, क्योंकि आपका सिस्टम एक्टिव रहेगा बहुत टाइम के लिए। ओके, और जब आप खाना लेट खाते हो तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसे मेलेटोनिन बोलते हैं, वो हमारी सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है ये। इसकी वजह से हमारा पूरा जो सिस्टम है वो बना रहता है, जिसमें हम रात को रिजुविनेट होके अगले दिन को अच्छे से फ्रेशन अप होके हम फेस कर सकते हैं। तो मेलेटोनिन जो है वो हमारे इक्विलिब्रियम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आप टाइम पे नहीं सोओगे तो ये रिलीज नहीं होता है, ये सिक्रेट नहीं होता है। तो इसका इम्पोर्टेंस स्किन डिजीजेस में बहुत क्लोजली देखा गया है, स्पेशली जिन लोगों में जिनको स्किन कैंसर्स हैं। तो स्लीप का बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और जल्दी उठोगे तो जल्दी नींद भी आएगी। और अगर आपको स्किन इश्यूज है, सॉरी स्लीप इश्यूज है, जिस वजह से आपको, मतलब जिस भी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो उसकी चिकित्सा करनी होती है, वो अलग चिकित्सा है, तो वो एक उसका अलग ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन स्लीप, यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छी सेहत रखने के लिए पहले नींद, खाना-पीना ये सब ठीक रखना ज़रूरी है। ये हमारा सजेशन सुजल मैडम ने दिया है। थैंक यू मैम। एक अच्छा मतलब एक छोटी-सी बच्ची, मतलब बच्ची भी नहीं कह सकते, 25 इयर्स ओल्ड लेडी हैं, जिनको एक क्वेश्चन है
So, I have severe acne. Please advise food changes. I eat a lot of non-veg in my diet. I have fungal infections on my feet and near private parts. What is the Ayurvedic remedy for this? Okay, so I think this acne question is by a different patient, and the fungal one is by a different patient, right? So Yeah. first we'll take the acne question. So I'm 25 years old lady. I have severe acne. So basically acne जो है again आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखेंगे कॉमन लैंग्वेज में इसको पिंपल्स बोला जाता है. एक्ने इज द पैथोलॉजी, मतलब जिस वजह से पिंपल्स आपके चेहरे पे निकल के आते हैं, दाने निकल के आते हैं, उन दानों को पिंपल्स बोला जाता है, लेकिन उस डिजीज को एक्ने बोला जाता है. तो ये कॉमनली आते हैं आपके फेस के ऊपर, ठीक है. लेकिन ये कहीं भी बॉडी में आ सकते हैं. कई लोगों को पिंपल फॉर्मेशन उनके बैक के ऊपर या फिर लोअर बैक के ऊपर आ सकते हैं. तो हार्मोनल इम्बैलेंस इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है. कई सारी प्यूबर्टी के एज में बहुत सारे केसेस में मेल और फीमेल दोनों को ये प्रॉब्लम आ सकती है. इसमें करेक्ट डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, पानी कितना पी रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन द सेम थिंग आयुर्वेद में बोला गया है कि इसमें रक्त दुष्टि, रस रक्त दुष्टि, रक्त यानी कि आपका ब्लड जो है वो इम्प्योर ही होता है, तो उसको प्योरीफाई करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो ट्रीटमेंट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि उनका ब्लड प्यूरिफिकेशन हमको करना होता है मेडिसिन के साथ, डाइट के साथ. डाइट में उनको बिटर फूड्स जैसे कि मेथी हो गई, करेला हो गया, ऐसे वाले वेजिटेबल्स उनको खाने होते हैं मोस्टली, बिकॉज दे डू नॉट ईट दिस काइंड ऑफ वेजिटेबल्स रेगुलरली बिकॉज दे डोंट लाइक इट. लेकिन उनको एटलीस्ट 2 to 3 times in the week we advise them to have that. Bitter foods and bitter medicines are good for acne in general. अगर कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको अलग से ट्रीट करना पड़ता है हमको, उनकी मेटाबॉलिज्म ठीक करके, डाइजेशन को इम्प्रूव करके. इन लोगों में बहुत सारे बार हमको देखने मिलता है कि कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो दैट ऑल्सो वी हैव टू टैकल. कॉन्स्टिपेशन जिन जिन लोगों को होता है उनमें स्किन के इश्यूज बहुत इजीली देखे जाते हैं, स्पेशली पिंपल्स वगैरह जिनको है उनको कॉन्स्टिपेशन की आदत रहती है, तो वो भी देखना पड़ता है. हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक करना पड़ता है उनका. और बॉडी में अतिरिक्त मात्रा में हीट पैदा जब हो जाती है तो उनको भी पित्त दोष की वजह से भी मुख दूषिका मतलब पिंपल्स जो है उनको हम देखते हैं कि उन लोगों में वो ज़्यादातर मात्रा में आ जाते हैं. तो पेशेंट में क्या सिम्टम्स है और क्या उनमें क्या पॉजिटिव फैक्टर है, कैसे खाना खा रहे हो, किस टाइम पे सो रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बेकरी आइटम्स, ये सब वो खा रहे हैं क्या, या फिर मसाले वाला खाना, ये सब. लेडीज़ में उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखनी पड़ती है, वेदर ये नॉर्मल है क्या, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनका फ्लो कैसे हो रहा है. पीसीओडी के बहुत सारे केसेस में उनको फेशियल एक्ने होता है. तो इट्स नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक इशू, एक्ने हैज़ अ लॉट ऑफ अदर एट्रीब्यूशंस ऑल्सो. तो केस को हमको हिस्ट्री टेकिंग इम्पॉर्टेंट है करेक्ट डाइट एडवाइस करने के लिए. इन्होंने बोला है वो बहुत सारा नॉनवेज खाते हैं, आई वुड सजेस्ट कि उनको वो कम करे, एटलीस्ट थोड़ी टाइम के लिए बंद कर दे, उनको बहुत उससे फ़ायदा मिलेगा, बहुत डिफरेंस उनको नज़र आएगा. और एक मतलब क्वेश्चन आया है जो मैंने आपको पहले भी मतलब बहुत क्वेश्चंस आ रहे इसलिए मैंने मिक्स करके पूछना चाहा. तो आई हैव मेनी फंगल इन्फेक्शंस ऑन माय फीट एंड प्राइवेट पार्ट्स. व्हाट इज द आयुर्वेदिक रेमेडी फॉर इट? So fungal infections basically again they have internal causes also. Internal causes are related to again food and intake of water. इन केसेस में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से या फिर हैवी रिच डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेजिटेरियन फूड, अगेन ये सब जो फूड आइटम्स है ये बहुत हैवी है पचने के लिए. तो इस प्रकार के फूड आइटम्स पचते नहीं हैं,
वो हाफ डाइजेस्टेड इधर उधर बॉडी में घूमते हैं हमारे सिस्टम में, और उसका स्किन के ऊपर फिर इन इस फॉर्म में, जैसे कि रेकरेंट फंगल इन्फेक्शंस वगैरह, इस फॉर्म में वो निकल के आते हैं। किन लोगों में ये कॉमनली पाया जाता है? जिनमें हाइजीन के इश्यूज हो, उनकी स्किन जो है वो ढकी हुई रहती है, स्वेटिंग अच्छे से बराबर से होता नहीं है, तो टॉक्सिन्स वहाँ के वही जम जाते हैं और फिर ये स्किन इश्यूज के फॉर्म में निकल के आते हैं। तो हमको वही देखना है कि ये वात कफज डोमिनेंट डिजीज बोला गया है आयुर्वेद में। तो कोल्ड आइटम्स, लिक्विड आइटम्स इन एक्सेस, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आइसक्रीम्स या फिर मिल्क शेक्स, ऐसी वाली चीज़ें इन लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है, ये लोग खाते हैं और हाइजीन फॉलो नहीं करते हैं, नहाते नहीं है टाइम पे, और फिर उनको खुजली और वो राउंड वाले रिंगवर्म टाइप के अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, लेकिन रिंगवर्म कॉमनली पाया जाता है, तो सबको पता है इसके बारे में। तो यूजुअली क्या करते हैं, स्टीरॉयडल एंटीफंगल ये कुछ यूज़ करके उसको दबाया जाता है, तो फिर बहुत सारे लोगों में ये रेकरेंटली आ जाते हैं, क्योंकि आप जब सप्रेस करोगे कोई भी स्किन इन्फेक्शन को, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में फिर से आएगा। इसके लिए उसका रूट कॉज देख के उसको ट्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे लोगों में क्या होता है, उनकी स्किन ऑलरेडी अनहेल्दी होती है। स्किन ऑलरेडी अनहेल्दी इसके लिए होती है क्योंकि वो एक तो बराबर स्वेटिंग नहीं करते, पूरा दिन अगर घर में बैठे रहे, एक्सरसाइज कोई नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक से पानी नहीं पीते हैं, एसी में रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो उनमें उनकी स्किन वैसे भी अनहेल्दी होती है। वो ब्रीद नहीं करती है बराबर, वो स्वेट नहीं करती है, तो टॉक्सिन्स वैसे के वैसे जमे होते हैं। तो इन लोगों में हम लोगों को फंगल इन्फेक्शन या फिर एक्जिमा या फिर डर्मेटाइटिस, इस प्रकार के बहुत सारे स्किन डिजीजेस दिखते हैं। आयुर्वेदिक रेमेडी इसके लिए ये है कि पहले तो डाइट करेक्शन करना पड़ता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन लोगों को पथ्य जो है वो उसका पालन करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मैं एंटी फंगल दवाई का कोर्स करूं और एंटी फंगल ऑइंटमेंट लगाऊं, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बार बार आपको होते रहेगा। तो आप कितना बार उसको कितने बार सहन करोगे, और फिर कभी कभी वो फिर कल्मिनेट हो जाता है इरिवर्सिबल स्किन इन्फेक्शंस में। उनको फिर ऑटो इम्यून स्किन इश्यूज है वो हो जाते हैं, लाइकन हो जाएगा या फिर और कोई ऑटो इम्यून स्किन इश्यूज जो कि फिर ट्रीट ही नहीं हो पाएंगे, वैसे वाले इश्यूज हो जाएंगे अगर आप उसको सप्रेस करते रहोगे। तो आयुर्वेद में रूट कॉज से ही हमको ट्रीट करना होता है। मेडिसिन भी बहुत सारे हैं इसमें, इसमें सिंगल ड्रग्स और कॉम्बिनेशंस इंटरनली बहुत सारे हैं। तो पेशेंट के केस के हिसाब से हमको इसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। वी कैन नॉट गिव प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हियर, लेकिन जैसे ऐसे ही बताऊं तो आपको इसके लिए टर्मरिक, neem, all these herbs are generally good for skin diseases। फंगल इन्फेक्शंस के लिए गंधक यानी कि सल्फ कंपाउंड जो है, जो आयुर्वेद में उस तरीके से प्रोसेस करके बनाई गई औषधियाँ हैं जिसमें सल्फर है, तो वो बहुत ही किफ़ायती होती है। तो दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस। बहुत सारी टिप्स भी हमें बीच में चाहिए होंगी, पर बहुत सारे लोगों को मुझे ये सब्जी नहीं चाहिए, वो सब्जी नहीं चाहिए, तो आपको अभी डॉक्टर ने बोला है कि आपको करेले जैसी सब्जियां खानी है, तो जल्दी से अपने डाइट में इंक्लूड कर लीजिएगा। बहुत कुछ हमको करना है, पर डॉक्टर से बात करनी ही पड़ेगी। तो डॉक्टर से बात करने के लिए आपको नंबर्स हमने बता दिए हैं, 971522143065। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इसका कंसल्टेशन होगा, तो आप जल्दी कंसल्टेशन के दिनों पर मैडम को कॉल कीजिए। अगर कोई भी आपको थ्योरी जो भी मैडम को देनी है, बाय रूट कॉज ये कहाँ से कैसे हो रहा है, ये अगर आपको बताना हो, तो आप जल्दी से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत कुछ अगर आपको देखना है, बोलना है, बात करनी है इसके बारे में, तो आप जल्दी से डॉक्टर से मिलिएगा और एक अपॉइंटमेंट लीजिएगा। डॉक्टर, एक लास्ट क्वेश्चन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलास्मा एंड क्लाज्मा?
बेसिकली दिस इज नथिंग बट हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ओके। दोनों एक ही है, लेकिन जब प्रेगनेंसी में हो जाता है तो इसको क्लोएज्मा बोलते हैं। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये डार्कनिंग ऑफ द स्किन हमने बहुत बारी फेस के ऊपर बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम को बहुत लेडीज को बहुत सारे, या फिर मेनोपॉजल टाइम को, जब उनके बॉडी में हॉर्मोन्स के चेंजेस हो जाते हैं, हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, उस टाइम पे ये थिकनिंग ऑफ द स्किन, मतलब स्किन थोड़ी सी थिक हो जाती है और ब्लैकिश काइंड ऑफ डिस्कलरेशन उनके अपर चिक्स के ऊपर, आंखों के नीचे हम देखते हैं। तो ये दिस इज नोन एज मेलाज्मा। और ये प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, लेकिन ये उसी प्रेगनेंसी में में बहुत कॉमन है। इट शुड नॉट स्टे। ओके, इफ इट स्टेज देन यू विल हैव टू गेट इट ट्रीटेड। बहुत सारे पेशेंट्स में जिनको हार्मोनल थेरेपी पे डाला गया होता है विदाउट प्रेगनेंसी, शायद उनको इनफर्टिलिटी हो या फिर उनको पीसीओडी जैसे हार्मोनल इश्यूज हो, उनके पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं आते हैं, कभी कभी उनको पीरियड्स होते ही नहीं हैं। तो उन उन लोगों में हार्मोनल थेरेपी पे उनको डाला जाता है, उनको हार्मोन्स लेने की ज़रूरत पड़ती है एक्सटर्नली। या फिर कई लोगों को आईयूआई आईवीएफ के जैसे फर्टिलिटी प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, तो उसमें भी उनको हार्मोनल स्टिमुलेशन सप्लीमेंटेशन अति मात्रा में दिया जाता है। तो इन सारे पेशेंट्स में हम इस प्रकार का स्किन डार्कनिंग, आई एम श्योर कि गल्फ कंट्रीज में भी ये बहुत इनफर्टिलिटी का इशू अभी प्रिडोमिनेंटली हमको देखने को मिल रहा है। तो वहाँ भी इवन विदाउट प्रेगनेंसी बट ऑन हार्मोनल सप्लीमेंटेशन बहुत सारे लेडीज़ को मेलेज्मा और क्लोएज्मा हो सकता है। तो जब किसी को ये हो जाता है तो एक समझिए कि ये ट्रीट करने के लिए टाइम जाता है, बहुत सारा टाइम जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म होने के लिए भी बॉडी में टाइम लगता है। ओके, सो वो ट्रीट करने के लिए भी ये क्रॉनिक हो जाता है, ये क्रॉनिक स्किन कंडीशन है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी ट्रीटेड बाय सम एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कोई क्रीम लगा के या फिर कोई लेप लगा के ये चले जाएगा, तो नहीं, उसको टाइम लगेगा, उसको इंटरनल मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। डाइट करेक्शन से भी लाभ हो सकता है, लेकिन इनमें मेजरली हार्मोनल और इन्फ्लेमेटरी इश्यूज हैं, उनको करेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उस हिसाब से फिर उनको मेडिकेशन और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स का हम सजेस्ट करते हैं। ये सारे स्किन इश्यूज सुन के आपको पता चलेगा कि हमको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। द सेम थिंग, अगर आपको बहुत और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो जल्दी से मैडम को कांटेक्ट कीजिएगा। मैडम, एक और क्वेश्चन था जो सबके मन में होता है, पानी गर्म पीना चाहिए, ल्यूकवार्म पीना चाहिए? ये आपसे पूछना था। और हमको एक्सरसाइज कितनी देर करनी चाहिए अगर हमको स्किन को हेल्दी और फाइन रखना है तो? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि बहुत सारे, आर यू एबल टू हियर मी? आपको सुनाई दे रहा है? I think Vaibhavi is not able to hear me. ओके, आई गो अहेड एंड आंसर द क्वेश्चन। बहुत सारे केसेस में स्किन इश्यूज के जब केसेस आते हैं हमारे पास, तो हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे ड्रिंक चिल्ड वाटर और रेफ्रिजरेटेड वाटर, एंड they always resort to having cold drinks or cold beers, or cold alcohols, or in general foods which are cold in tendency. So for them in general also it is important कि नॉर्मल जो पानी पीना होता है रोज का, वो बॉयल करके ही पिए। तो कई केसेस में हमको उनको वार्म वाटर देने की ज़रूरत होती है,
कई केसेस में हमको बॉयल और कूल किया हुआ पानी देने की ज़रूरत होती है। सो इन विच केसेस डू वी टेल देम टू हैव बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, जिनमें पित्त दोष की दुष्टि पाई गई है, पित्त दोष का प्रकोप। पित्त दोष जो है उससे गर्मी पैदा होती है हमारे शरीर में, तो उन लोगों में हमको बॉइल्ड और कूल किया हुआ पानी, या फिर कभी कभी हम मेडिकेटेड वाटर जैसे धनिया डाल के उबाला हुआ पानी, जीरा डाल के उबाला हुआ पानी, तो पेशेंट केस टू केस के अनुसार, या फिर कभी कभी वेटिवर जो है वो एक वाड़ा बोलते हैं मराठी में हम लोग उसको, वो डाल के उबाला हुआ पानी, उससे प्रोसेस किया गया पानी ये देना पड़ता है, क्योंकि उनमें अतिरिक्त मात्रा में गर्मी पैदा होती है। तो आई थिंक गल्फ कंट्रीज में बिकॉज ऑफ द हायर टेम्परेचर्स, उन लोगों के लिए गर्म पानी पीने के लिए बोलना क्लाइमेट की वजह से विल नॉट बी अ गुड आइडिया, लेकिन उन लोगों में प्रोसेस्ड किया हुआ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर will be a good thing. Okay, but don't go for, if you have any kind of skin issue, do not go for refrigerated or chilled or cold water. This is the first and foremost thing about drinking water. And secondly, drinking water, but how much? हम बोलते हैं 2 से 3 लीटर, लेकिन कई सारे पेशेंट हमने ऐसे देखे हैं सुबह में उठ के 2-3 ग्लास खाली पेट वो पीते हैं, खाने के साथ 1-2 ग्लास पानी पीते हैं, रात को सोने से पहले 2-3 ग्लास पानी पीते हैं। ये बहुत बुरी आदत है, बहुत ही बुरी आदत है। इससे बॉडी में आपके वाटर रिटेंशन हो जाता है। वाटर रिटेंशन बहुत सारी बीमारियों का मेन कॉज है। आज के घड़ी में बहुत सारे डिजीजेस हैं जिनके रूट में एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ वाटर। हम लोग स्पेशली आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो आप यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कई सारे पेशेंट्स जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उन लोगों में हमने देखा है कि वो बहुत मात्रा में पानी पीते हैं, जबकि उनको प्यास नहीं लगती है उतनी। तो जितनी आपको प्यास लगती है उस हिसाब से आप पानी पिए, क्योंकि इतना ऐसे तो नहीं है कि पानी आप पियोगे और वो एक पाइप से निकल के दूसरी बाजू से निकल के आएगा। ये बहुत ही बुरी कॉन्सेप्ट है कि इट विल जस्ट वॉश आउट, बट इट इज गेटिंग प्रोसेस्ड। जैसे आप खाना खा के उसको पचाते हो, आप पानी पी के भी आपको पानी को पचाना होता है। तो एक्चुअली excessive intake of water will put a pressure on your system, on your intestines, जिसको वो पानी absorb करना पड़ता है। बाद में आपके blood vessels में वो घूमेगा blood में mix होके, तो फिर आपका blood pressure भी बढ़ेगा। बाद में आपकी किडनीज को उसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, तो किडनीज के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। तो ये हम सोचते नहीं है। तो आप अगर ये रोज के रोज करते जाओगे तो आप बहुत सारी व्याधियों को इनवाइट कर रहे हो। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे हाईलाइट करना था वाटर कंजम्पशन के बारे में। आपने सेकंड चीज पूछी थी आई थिंक अबाउट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वन ग्रेट टूल। आयुर्वेद में व्यायाम के बारे में, व्यायाम को रोज करने को कहा गया है दिनचर्या में। व्यायाम किस प्रकार का हो, जो आपके बॉडी को सूट हो। किसी को वॉकिंग सूट हो सकता है, किसी को जॉगिंग सूट हो सकता है, किसी को योग सूट हो सकता है, किसी को कफ प्रकृति वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े से मोटे होते हैं, जिनमें स्टेमिना थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उन लोगों को थोड़ी हैवी एक्सरसाइज भी अगर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वात प्रकृति जो पहले से ही थिन है, पहले से ही जिनका एनर्जी और स्टेमिना कम है, वेट कम है, उन लोगों में सिंपल योगिक एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग ऑफ द बॉडी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी वो कर सकेंगे तो फायदा मिलेगा। लेकिन किसी ना किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो इससे आप स्वेट करते हो, इससे आपके स्किन की हेल्थ इन एनी केस स्वेटिंग से अच्छी रहेगी। सेकेंडली आपके लिम्फ ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो टॉक्सिन्स उधर से भी निकल जाते हैं। थर्डली आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है, तो इन एनी केस योर सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड। फोर्थ, आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस अच्छा हो जाता है, आपका मूड अच्छा रहता है, आपके हार्मोन्स अच्छे हो जाते हैं, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। तो व्यायाम एक ऐसा हथियार है जिससे आप किसी भी रोग का सामना
अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाएगा। तो व्यायाम ऑन अ डेली बेसिस और एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस इज अ मस्ट। गल्फ कंट्री में हो तो एसी में, अगर आप सोचोगे कि मैं एसी में करूँ एक्सरसाइज, तो दैट्स अ बैड आइडिया। You can keep it at a temperature which is just comfortable for you, लेकिन don't make it too chilled। अगर आप एकदम चिल्ड वातावरण में एक्सरसाइज करोगे तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, तो फिर स्वेटिंग कैसे होगी। तो फिर बाकी के ये बहुत बड़ा पॉइंट बोलना भूल गई कि स्किन इश्यूज जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस और एक्जिमा ऐसे लोगों में भी देखने को मिलता है, जिनमें स्वेटिंग सप्रेस हो जाती है एसी में रहने की वजह से। So that's another point, that avoid exercising or working out or going to a gym where the ACs are fully on. So इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत कुछ पता नहीं था, बहुत कुछ पता हो रहा है, और पता करने के लिए हमको बहुत और सारे सेशंस चाहिए होंगे। तो हम एवरी मंडे ऐसे ही मिलेंगे, डॉक्टर जी के साथ बात करेंगे। बहुत कुछ मन में सारे क्वेश्चंस है, उसको घुल मिला के अच्छे से प्रेजेंट करेंगे और बताएंगे। मैडम, आपको ये सारे क्वेश्चंस कैसे लगे, और आपको पेशेंट्स को अगर सजेशन कुछ करना हो तो आप क्या करोगे? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेशन, क्योंकि हमें ऐसे सेशंस के द्वारा अपॉर्चुनिटी मिलती है पेशेंट्स को ये सब बताने की, जो कि नॉर्मल कंसल्टेशन में कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है टाइम की वजह से, या फिर वो सुनने की तैयारी में नहीं होते हैं पेशेंट्स। ज़्यादातर जो आते हैं वो ये सब चेंजेस करने की तैयारी में नहीं होते हैं, तो इन सेशंस के द्वारा उनका एजुकेशन हो जाता है, और जिस किसी को ज़रूरत होती है फिर वो हमको अप्रोच भी कर पाते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मुझे आमंत्रित किया। एंडिंग नोट के ऊपर मैं बताना चाहूँगी कि स्किन, जैसे कि मैंने बोला है कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट बिगेस्ट ऑर्गन है, और सेकेंडली हम बोलते हैं इसको कि ये हमारी हेल्थ का मिरर भी है। अगर आपको किसी के हेल्थ स्टेटस देखनी हो तो आप उनका स्किन एग्जामिनेशन करो, आपको समझ में आएगा उनकी स्किन ड्राई है, उनकी स्किन ऑयली है, उसके ऊपर किस प्रकार का रैश है, रिंकली है, पिंपल्स है उसके ऊपर, वो वार्म है, कोल्ड है, थिक है, थिन है, हेयर ग्रोथ कैसे है, वो सभी जो है वो स्किन हमको बताती है। पेशेंट के मुंह खोले बिना हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में। तो इस स्किन के आप प्लीज़ केयर लीजिए, क्योंकि स्किन इश्यूज व्हेन दे आर एक्यूट और जस्ट फॉर्म, दे आर इजी टू ट्रीट, बट जब वो ओल्ड क्रॉनिक हो जाते हैं, वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं, उतना ही ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप ऐसे क्लाइमेट में, जैसे कि गल्फ कंट्रीज़ में हो, वहाँ पे क्लाइमेट भी एक्सट्रीम है, डिहाइड्रेशन इजीली पॉसिबल है, और हाइजीन रिलेटेड इश्यूज हैं। आप काम कर रहे हो वहाँ पे, एक तो आप कंप्लीटली एसी में रहोगे, बाहर टेम्परेचर बहुत हाई है, आप फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो, आपको यू आर गेटिंग एक्सपोज टू हार्श केमिकल्स, आपको पूरा बॉडी सूट में रहना पड़ता है, आपको पूरा टाइम हेलमेट्स पहन के रहना पड़ता है, तो आपका स्वेटिंग हो रहा है, स्वेट वहीं पे जमा हुआ है। तो अगर आप ऐसे सब में हो तो आपको ज़्यादा केयर लेनी पड़ेगी। आप नहाते हो 2 टाइम, आपको नहाना पड़ेगा, आपको टाइम टू टाइम आपकी स्किन को एग्जामिन करते रहना पड़ेगा, कहीं पे कुछ रैश है क्या है। जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज कीजिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, पानी पीजिए उबला हुआ, टाइम टू टाइम खाना खाइए, और आपके खाने में ऐसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा मत कीजिए, जैसे मैंने बताया, जो कि पच के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो। सिंपल होम कुक्ड फूड इज़ अ गुड आइडिया, और जो कि पचने के लिए भी आसान होना चाहिए। सो एवरी डे हैविंग नॉन वेजिटेरियन फूड, हैविंग प्रोसेस्ड मार्केट फूड, easily available junk food, pizzas and all, to a certain age it gets digested, after that it starts showing on the skin। और आयुर्वेद में बताया गया है, कई सारे हर्ब्स हैं जो आपको, अगर कोई स्किन इशू भी नहीं है, आप यूज कर सकते हो। सप्लीमेंट्स जैसे नीम है, गुडुची है, मोरिंगा है, टर्मरिक है, त्रिफला है, इनसे आपका ब्लड भी प्योरीफाई हो जाएगा, आपका सिस्टम भी क्लीन रहेगा।
लेकिन आप एक डॉक्टर की सलाह से ये सब लीजिए और इसका एक्सटर्नली भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा साइंस इतना वाइज़ है और इसमें इसका खज़ाना इतना बड़ा है, लेकिन हम इसका अच्छे से उपयोग नहीं करते। तो आई अर्ज एवरीबॉडी कि हमारे जो ये एज ओल्ड विज़डम है, जो कि बहुत for it, use it. Ayurveda is there for everybody, regardless from which area, which region, which country we are from. So I urge everybody that I hope that the session was also useful for all. ऐसे सेशंस और भी होने चाहिए, ऐसा सब पेशेंट्स को लग रहा होगा, रादर सब ह्यूमन बींग्स को लग रहा होगा। चलिए, तो पहले एक छोटा सा जो टिप है जो मैडम ने हमको बताया है, खाना पियो और पीना खाओ। तो ये आप अगर समझ जाओगे तो बहुत ही इजीली आप अपना आयुर्वेद अपने घर में ही चलाओगे, ऐसे मैडम ने हमको सजेस्ट किया है। तो यही टिप लेके हम नेक्स्ट मंडे एक बहुत और एक अच्छा सेशन लेके आएंगे। हमारी बालों के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे मैडम। तो वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। और खुश रहिए और सेहतमंद रहिए और अपने घर में आयुर्वेद को आजमाइए। यही सेशन लेके हम अगले मंडे फिर हाजिर होंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, स्वास्थ्य केयर के साथ, मैडम के साथ और एक नए वाले टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you. थैंक यू सुजल मैम।